रीजन में आके चेंज हो जाता है ना सर। बीजेपी जिस तरह से मेन लैंड इंडिया में जिस तरह से राजनीति कर रही है उस तरह से लद्दाख में नहीं कर पाएगी। वो कौन है अकबर भाई वो कैंडिडेट? ये तो लोग बताएंगे। कारगिल को जिस तरह से साइडलाइन करता हुआ आ रहा है 75 सालों से, बिल्कुल हो के रहेंगे और ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होगा इस बार के इलेक्शन में। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि लद्दाख में आजकल इलेक्शन का माहौल ज़ोरों पर है। ऐसे में बहुत सारे लोग अपने अपने राय पेश कर रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर। ऐसे में हमने भी अपने राय पेश करने की कोशिश की है। दोस्तों, हमने बातचीत की है रविंद्रा सिंह से, जो एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े चैनल्स जैसे NDTV और दूसरे इंडिया नेशनल चैनल्स के लिए काम की है और अभी वो अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और ये इंटरव्यू जो हमने रिकॉर्ड की थी कल परसों, उन्होंने ऑलरेडी अपने चैनल पर ये अपलोड किया है। तो इस वीडियो में हमने खुल के बात की है लद्दाख के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में, हम क्या चाहते हैं, ऐसे यूथ क्या चाहते हैं, इन सारों के बारे में हमने डिटेल बात की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सर, मेरा नाम सईद अकबर जमाल है और सर मैं यहाँ से PhD कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से। सईद अकमल साहब, अकबर जी, अकबर जमाल। अकबर साहब PhD कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। और तो अकबर साहब, राजनीति का एक प्रश्न है, 2024 का चुनाव है, आप युवा हैं, अपने लिए क्या देखते हैं इस चुनाव में? सर, मेनली देखा जाए तो इस बार जो हम एज ए यूथ, एज ए स्कॉलर जो है सर, यूथ्स की जो है सर वो इस बार डिमांड ज़्यादा है सर। मतलब यूथ्स की कंसर्न ज़्यादा है सर। मतलब यूथ्स में एक तरफ की मतलब उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है सर। मतलब आप देख सकते हैं सर, आफ्टर दी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019 अगस्त कि उसके बाद से मतलब एक भी गेजेटेड पोस्ट लद्दाख के लिए नहीं निकला है सर। तो ऑलरेडी उस टाइम पे जो भी एस्पायरेंट्स थे जो तैयारी कर रहे थे किसी भी सिविल सर्विसेज के लिए या JKPSC के लिए, तो सर उसके बाद से ऑलमोस्ट उनका जो फ्यूचर है सर वो ब्लर हो गया सर। नौकरी निकली नहीं। जी, नौकरी निकली नहीं है सर। और इसी बीच काफ़ी लोग सर ओवर एज की वजह से अभी ये अकबर जी बड़ा मसला है। ये पढ़ाई करने का लाभ तब नहीं होता है जब आपको लगे कि पिछले 5 साल से नौकरी मिली नहीं है, जो उम्र थी वो बढ़ती चली जा रही है, अब क्या करें? तो इस मुद्दे पर तोहा जी क्या आपका पूरा पहले डिटेल बताइए, नाम, और उसके बाद बताइए कि क्या इस मुद्दे पर इस बार चुनाव में वोट पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर हमारे क्या मांगे हैं, स्टूडेंट के क्या राय है, क्या इश्यूज़ है, उनके लिए आपने वक्त निकाला और हमें यहाँ पे आपने अपने चैनल पे टाइम दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो यूथ की तो बात यही है सर, हमें सबसे मेन जो चीज़ होता है यूथ के लिए अपने कौम को लेकर, अपने समाज को लेकर काम करना, उनकी खिदमत करना। तो उनकी खिदमत करने के लिए सबसे पहले तो हमें एजुकेशन चाहिए सर। वो तो अब हम हिंदुस्तान सरकार का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। लेकिन जब से 2019 के बाद, जब आप यूथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 2019 के बाद जब हम जो पढ़ने वाले या पढ़े ख़त्म करके, बहुत सारे हमारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कब का ऑलरेडी PhD ख़त्म करके वहाँ पर बैठे हुए हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो वाला अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। अपॉर्चुनिटी मिस भी कर रहे हैं, कर भी गए हैं, मिस कर भी रहे हैं अभी, क्योंकि 2019 के बाद मुश्किल से 2021 में नॉन गेजेटेड पोस्ट वो सारे सिक्योर हुए थे लद्दाख के लिए। लेकिन अभी 2024 होने को हुए, अभी चल रहे हैं, 2024 में भी हमें ऐसा कोई अभी गेजेटेड पोस्ट के लिए कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है। और उसके साथ साथ एक भी पोस्ट अभी तक कोई रिक्रूटमेंट का एक ही पोस्ट नहीं आया। जी बिल्कुल। तो अकबर जी, आप भी पॉलिटिकल साइंस में PhD कर रहे हैं, देश के वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में से एक है। तो आप लद्दाख की राजनीति को यहाँ से 2024 के चुनाव में किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? मेरा नाम अकबर अली है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से PhD कर रहा हूँ। तो अगर हम लद्दाख के सियासी माहौल को देखें तो एक चीज़ तो ये है कि वहाँ पे अभी इलेक्शंस की गर्मा गर्मी है
जी दूसरी चीज़ ये है कि पिछले 2-4 सालों से वहाँ पे एक मूवमेंट चल रहा है पोस्ट 370, वहाँ पे जैसे हालात बने, जी जी तो उसको लेके वहाँ पे काफ़ी हलचल चल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये चीज़ इस बार इलेक्शंस पे असर डाल सकता है, क्योंकि एक साइड पे लोग वहाँ पे अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो दूसरी साइड पे वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग इन चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं कि हमें इन 370 के हटने के बाद क्या क्या नुकसानात झेलना पड़ा, और यूटी के आने के बाद मतलब एक बंच ऑफ फंड आते गए और उनमें से मतलब मेजर पोर्शन ऑफ द फंड वहाँ से वापस जाते गए। रिक्रूटमेंट्स को लेके वहाँ पे कोई बात नहीं करना चाहते हैं, पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक मसला है। यू आर राइट। एक रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट को लेके बहुत खदशात है लोगों में, और बाकी प्रिजर्वेशंस को लेके है, वहाँ की आइडेंटिटी, इकोलॉजी, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके भी ये है। थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। आइडेंटिटी की आपने बड़ी बात की, 6 शेड्यूल वहाँ पर लोग चाहते हैं, तो आइडेंटिटी का क्या मसला है, लोगों को क्या डर है? बहुत सारे कंसर्न्स है। हम देख सकते हैं कि वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही छोटी सी है, और जियोग्राफी जो है वो बहुत बड़ा है, और हम सीधे ऐसे तो नहीं देख सकते कि मतलब यहाँ से लोग जाके डायरेक्ट वहाँ पे बस जाएंगे, आने वाले 2-4 सालों में ये होंगे। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो ये चीज़ वहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि मतलब एक वहाँ पे ये लद्दाख जो है एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पॉपुलेशन जो है ट्राइबल है, तो उनकी जो ट्राइबल आइडेंटिटी है वहाँ पे भी डाइवर्सिटीज़ है, वहाँ के अपनी वे ऑफ लिविंग है, तो उन सबको खतरे पहुँच सकते हैं। अब ये एक मसला, ये जो आइडेंटिटी की बात है, मैं इस पे ही थोड़ा और तफसील से आपसे बात करूँगा अकबर जी, कि इसको लेकर लोगों को क्या डर है कि अगर बाहर से कंपनी जाएंगी, फैक्ट्री जाएंगी, तो उनकी आइडेंटिटी को ख़तरा होगा, उनके कल्चर पर कुछ असर पड़ सकता है। उसका असर लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जब तक फैक्ट्रीज़ नहीं आएंगी तो रोज़गार कैसे आएगा? सर पहली बात तो ये है सर, अभी जो है सर यूटी गवर्नमेंट प्योरली ब्यूरोक्रेटिक जो ब्यूरोक्रेसी चला रहा है सर, मतलब लोकल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं सर। जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो सर हो रहे सर आते हैं जी, पॉलिसीज़ जो भी बन रहे सर, जो भी लद्दाख के लिए जो भी स्ट्रेटजीज फ्यूचर के लिए जो बना रहे सर, वो सर बाहर वाले ही बना रहे सर। तो उसमें कोई बंदा बैठ के या कोई लोकल जो लीडर्स है उनके साथ डेलीगेशन होके नहीं बन रहे सर। तो पहली बात ये है सर कि हमारी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब जो लद्दाख को लेके जो लद्दाखी लोग खुद बैठे हैं कि लद्दाख का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, और हमारी ये डिमांड से और हमारी मतलब गवर्नमेंट के साथ बैठ के लद्दाखी लोग खुद को बैठ के मतलब डिस्कस करके मतलब ऐसा एक प्लान बनाना, फ्यूचर के लिए एक ऐसा स्ट्रेटजी और प्लान बनाना चाहिए कि जो कि फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी हम एक अच्छा इन्वायरमेंटली और सोशली पॉलिटिकली एक स्टेबल हम एक इन्वायरमेंट पास कर सके आगे आने वाली जनरेशन के लिए। सब एक में दूसरी बात जो है, आपने जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू जो मेरे से क्वेश्चन किया सर, मैं उसमें एक दो चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जो फर्स्टली है सर, जो अभी जो मेनली जो रिक्रूटमेंट हो रहा है सर, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और फर्दर जो है सब ऑर्डिनेटर्स लेवल पे भी, मतलब जो भी ऑफिस लेवल पे भी, सब जो सर जॉब सारे कंट्रेक्चुअल बेसिस पे हो रहे हैं, और सर सैलरी है बेयरली 15 to 20 हज़ार 25 हज़ार। सर अभी आप देख सकते हैं सर कि ऑलरेडी यूथ्स की ऑलरेडी एज मतलब अबाउट 25 है, 30s हैं, तो मतलब इस टाइम पे मतलब 25 हज़ार में एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड एक लिविंग एक ज़िंदगी कर पाना थोड़ा मुश्किल है। या क्या वो अपनी फ्यूचर के लिए सेविंग करें, या अपनी करंटली अपनी फैमिली को देखें, या कैसे उन इस पैसे को यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो ये भी एक मेजर इशू है सर, है कि जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है सर 2019 के बाद जो मेनली है सर जो सारा रिक्रूटमेंट है सर जो मेरे लिए कंट्रेक्चुअल बेसिस पे हो रहा है सर। एक वहाँ पर चर्चा जो है तो हाजी सब लोग कर रहे हैं, पिछले करीब 60 दिनों से एक एजिटेशन वहाँ चल रहा है जिसको आज सस्पेंड कर दिया गया है। 6th शेड्यूल, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, जाहिर है कि लद्दाख में गिने चुने लोग हैं जो इस लेवल की पढ़ाई कर पाते हैं, है ना? तो आपको लद्दाख के लोगों को रास्ता दिखाना है कि 6th शेड्यूल कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या महत्व है।
क्या 6th शेड्यूल का मुद्दा इस बार चुनाव में मुद्दा बन पा रहा है? सर इससे पहले 6 शेड्यूल पर आने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ सर, तो सबसे पहली तो रिप्रेजेंटेशन की बात है। आपने पहले रिप्रेजेंटेशन और आइडेंटिटी की बात की, तो हमें सबसे पहले एक जो आम जो लोगों में जो परसेप्शन पाया जाता है आउटसाइड लद्दाख, तो लद्दाख बोलते ही ये आ जाता है, उनके दिल में लेह आ जाते हैं, उनके दिमाग में लेह का ही नक्शा आता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंप्लीट लद्दाख का नक्शा नहीं है। सबसे पहले लद्दाख मीन्स देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख, फर्स्ट इज़ लेह एंड सेकंड वन इज़ कारगिल। और अगर देखा जाए तो अगर इसको पॉपुलेशन वाइज भी अगर हम देखा जाए तो डेमोग्राफिकली भी दोनों में तकरीबन सेम है बराबर पॉपुलेशन के लिहाज से भी। हालांकि अगर ये भी कहना मुबालगा नहीं होगा कि कारगिल में ज़्यादा है। तो एक तो ये जो परसेप्शन जो क्रिएट हो गया, एक तो एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा, अब हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, दूसरे ट्रैवलर्स का बहुत ज़्यादा उसमें रोल है, टूरिस्ट का बहुत ही ज़्यादा रोल है। और उससे बाद में जब 2019 में हमारे जो पहले फॉर्मर एमपी साहब ने जिस तरह से लद्दाख का जो रिप्रेजेंटेशन किया था पार्लियामेंट में, तो उससे एक लद्दाख का भी परसेप्शन बहुत ही नीचे चला गया। तो सबसे पहले वहाँ 6 शेड्यूल पर आने से पहले हम सारे लोगों को ये सोचना होगा कि लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे आने वाले दिनों में या पार्लियामेंट में लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी एक बहुत ही बढ़िया मौका है हमारे पास कि एक ऐसे लीडर को भेजा जाए यहाँ से जो होलिस्टिकली सबके ही आवाज़ बन के जाए, और ना रीजनल या रिलीजनल कोई भी उसके अंदर ऐसा कोई ये प्रेजुडाइस नहीं हो। अगर ऐसा एक लीडर जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आपने 6 शेड्यूल की बात की सर, 6 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक सेफगार्ड देती है, जिसमें वहाँ जिस तरह से हमारे दोनों मिज़ोरम, मेघालय में या त्रिपुरा में हमें दिखाई देते, उसमें जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनको एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें वो लोग अपने तरह से कुछ रूल्स बना सके, इन्वायरमेंट को लेकर भी, जॉब को लेकर भी, किसी को भी लेकर भी। तो यहाँ पे एक बात ये बात है सर कि लद्दाख जो मैंने पहले भी मैं अपनी मतलब दोस्तों को भी यही बोलते आया हूँ कि ड्यू टू टूरिज़्म, ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ विजिटर इन लद्दाख के अंदर ही पोल्यूशन को लेकर बहुत ही बड़ा अभी एक मसला है। अभी तो बाहर की तो बात ही छोड़ो, अभी अगर आप इंडेक्स को देखेंगे 2021-22 के, अगर आप जो इनको आंकड़ों को अगर देखेंगे पॉल्यूशन वेस्ट की टनों में है, अगर एक उसके तहत एक दिन में लेह में ही अकेला एक जो टूरिस्ट सीज़न में 16 टन से भी ज़्यादा पाए जाते हैं, वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। और सेम हाल कारगिल का भी है। अब इन सारों को रेगुलेट करने के लिए, इन सारों को रिसाइकल करने के लिए एक अच्छा कुछ चीज़ें हैं ही नहीं। अब जो बात कर रही हैं, बाहर से कंपनियाँ आएंगे, फैक्ट्रीज़ होंगे, इंडस्ट्रीज़ होंगे, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होगा तो लद्दाख का तो कुछ बनेगा ही नहीं। और साथ ही साथ ये भी है, ये सिर्फ लद्दाखियों के लिए ही नहीं है, क्योंकि लद्दाख का जो एरिया है, जो जोग्राफिकल जो एरिया है, वो हिमालयाज़ में पड़ते हैं सर। तो हिमालयाज़ का तो तकरीबन दुनिया के 40% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन हिमालयाज़। तो लद्दाख का अगर कुछ हो गया तो हिमालय के ऊपर तो ये इफ़ेक्ट होना ही होना है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे दूसरे लोग भी हमारे सोनम वांगचुक सर का इतना साथ दिया और इस एजिटेशन को बहुत ही ज़्यादा ही वर्ल्ड लेवल पर भी ये उजागर किया सर। तो ये बहुत ही ज़रूरी है लद्दाख जैसे एरियाज़ को 6 शेड्यूल के ज़रिए या ऐसे प्रोविजंस के ज़रिए सिक्योर करना। अकबर भाई, आप बताइए, ये इतने सारे मसले हैं, ये मसले का चुनाव का मुद्दा बन पा रहे हैं कि आज भी चुनाव उन्हीं पुराने सड़े गले मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। एक चीज़ तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने या जो कैंडिडेट्स अभी निकले हैं, उन्होंने अभी तक अपना मैनिफेस्टो पब्लिक में नहीं दिया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि कांग्रेस के कैंडिडेट लेह से जो निकला है वो, और करगिल से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स निकले हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि जो 6 शेड्यूल हो या एम्प्लॉयमेंट के मसले हो, इकोलॉजी के मसले हो, इनको हम अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे जी। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये सेंट्रल कुछ इश्यूज होने वाला है जिनको वो लोग लेके पब्लिक के सामने जाएंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे, और इस बार भी जो प्रेस रिलीज़ दिया उसमें कहा कि लद्दाख के लिए जो कुछ करना पड़े हम करेंगे जी। तो करने का तरीका शायद कुछ और होंगे, तो कैसे एड्रेस करेंगे उन चीज़ों को,
वो डिबेटेबल होंगे, लेकिन जो कंसर्न्स ऑफ लद्दाखीज़ है उस पे बात ना हो ऐसा नहीं है। तो उस पे बात कैसे करते हैं, किसका पॉइंट ऑफ व्यू और इन चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा है और इनको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, उन चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों पे बात बिल्कुल ना हो, इस ऐसा चीज़ बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल हो के रहेंगे और ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होगा इस बार के इलेक्शन में। अकबर भाई, मैंने तो अभी जितने पॉलिटिकल लोगों से बातचीत की लद्दाख के, उन सब का यही कहना है कि इस बार भी चुनाव जो होगा उसमें किसी न किसी तरीके से अपनी चतुराई से राजनेता जो पुराने मुद्दे हैं, बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम्स, करगिल वर्सेस लेह, चुनाव को घुमा फिरा के वहीं पर ले आएंगे। आपको लगता है कि इस तरह के पुराने मुद्दों से जनता का भी नुकसान है, वोटर्स को भी नुकसान है और पॉलिटिक्स भी ख़राब होती है? देखिए सर, लद्दाख में इलेक्टोरली जो लोग हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं कि उनको ये इन चीज़ों के बारे में मतलब क्लियरली पता है कि किसको वोट करना है और किसको वोट नहीं करना है, और कौन लद्दाख के लिए अच्छा काम कर सकता है और कौन लद्दाख के लिए अच्छा काम नहीं कर सकता है। तो सर रही बात पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन या लैंग्वेज, ये तो वाइडर जो इंडियन जो पॉलिटिकल जो हमारा जो सिचुएशन है सर, वो ऐसा ही है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, वो ये सारी फैक्टर्स कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट करता है पॉलिटिकल बिहेवियर में सर। तो मेरा यही मतलब लोगों से जो व्यूवर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो इस बार ऐसे कैंडिडेट्स को वोट दें जो कि ट्रांसेंडिंग रिलीजन, बियॉन्ड द प्रिज्म ऑफ रीजन, ऐसे कैंडिडेट को देखें कि जो लद्दाख के लिए काम करे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो डिस्ट्रिक्ट, चाहे करगिल हो चाहे लेह हो, पूरी लद्दाख के लिए काम करे, खासकर यूथ के लिए। क्योंकि सर अभी तक आप देख सकते हैं 5 साल हुए हैं यूटी के बाद, जो है एक भी मतलब रिक्रूटिंग पॉलिसी बनी नहीं है सर लद्दाख के लिए। जिससे कि अभी 1947 इंडिपेंडेंस के बाद जो आपको तो ऑब्वियस सी बात है सर मालूम ही होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था। 2 साल अगर एग्जैक्टली बताएं तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो सर 2 साल 11 महीने में 18 दिन जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक बना सकते हैं जिसका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। तो ये सर ये कहीं गवर्नमेंट की भी मतलब इस चीज़ पे या तो हम कह सकते हैं कि फोकस नहीं सर, गवर्नमेंट करना नहीं चाहते हैं, मतलब यूथ को लेके वो सीरियस नहीं है, या तो कहीं ना कहीं लोकल लीडर्स का कहीं ना कहीं इस चीज़ में कमी रही है सर। क्योंकि काफ़ी टाइम से जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो बननी चाहिए सर वो अभी तक बनी नहीं है। तो हाँ जी, ये बताइए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने नेता दिए हैं, इलेक्शन से पहले तो हमने देखा कि लेह और करगिल एक साथ इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही चुनाव आया तो लोग अपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब इंडिपेंडेंट चुनाव में भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी पहले 2 धड़े दिख रहे थे, लेकिन अब तो 2-3 लोगों ने इंडिपेंडेंट भी वहाँ पर अपनी उम्मीदवारी ठोक दी है। तो ये स्थिति लद्दाख के लिए बेहतर है या कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने का मुकाबला ज़्यादा बेहतर है? तो एक बात को यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी होगा सर, क्योंकि जो इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से एपेक्स बॉडी लेह और केडीए, ये दोनों अभी के इलेक्शंस में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो उनका ये कहना भी यही था कि हम जिस तरह से नॉन पॉलिटिकल इन द सेंस जो अभी के जो राजनीति है, इलेक्शन के राजनीति में हम घुसना नहीं चाहते हैं, जिस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी तरह से करना चाहते हैं। तो अभी के जो इलेक्शंस का जो अभी गर्मा गर्मी हो रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तो एक बात तो ये है कि कांग्रेस ने हमेशा से करगिल को जिस तरह से साइडलाइन करता हुआ आ रहा है 75 सालों से, इस बार एक बहुत ही बड़ा चांस था। और कांग्रेस का भी अगर मैंडेट करगिल में जाते तो बात ही अलग हो जाती, लेकिन कांग्रेस ने इस बार भी करगिलियों को फिर से साइडलाइन किया है, उनका नज़रअंदाज किया है। उनके अपने आइडियोलॉजीज होंगे, अपने ही पैमाने होंगे कि क्यों नहीं दिया, इन पे हम बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि सर कि अभी के जो अभी हमें भाई अकबर ने यही कहा कि अब लद्दाख के यूथ, लद्दाख के लोग अब काफ़ी उजागर हो चुके हैं। अब ना वो बीजेपी के ट्रैप में आ सकते हैं, ना कांग्रेस के ट्रैप में आ सकते हैं, ना कोई मुस्लिम्स या कोई बुद्धिस्ट कोई इस तरह से लीडर आके सामने आके उनको भड़काने की अगर कोशिश करेंगे भी तो ये एक बहुत ही बेवकूफ़ाना और बचकाना बात होगी।
अब क्योंकि अब लद्दाख का तो अगर सीरियसली देखा जाए तो अब ये डू और डाई वाला सिचुएशन है। अगर यहाँ पे एक अच्छे से हमने अगर यहाँ से अगर एक अच्छे से लीडर को रिप्रेजेंट करने के लिए सेंटर नहीं भेजा तो फिर तो बाद में फिर पछताने से कुछ होगा ही नहीं। तो ये लास्ट एक चांस है हम सारे लद्दाखियों के लिए एक साथ मिलकर एक ही कैंडिडेट को यहाँ से देना और ऐसे कैंडिडेट को देना जो हमें रिप्रेजेंट कर सके और बिना मजहब व मिल्लत के रिप्रेजेंट कर सके, बिना रीजन के बिना रिलीजन के ये कर सके। कौन है अकबर भाई वो कैंडिडेट? ये तो लोग बताएंगे। लोग तो बटे हुए हैं। बिल्कुल बटे हुए हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही तो मुद्दों पर लोग एक थे, पॉलिटिक्स चुनाव आते ही लोग बट गए फिर से। नहीं, आप ऐसा कह रहे हो कि जिन मुद्दों पे लोग एक थे अब पॉलिटिक्स में बटे हुए हैं। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इसी का ही नाम है कि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ओपिनियंस होंगे, वो कंटेस्टेशन होंगे, तभी जाके ये मेजोरिटेरियन सिफोक्रेसी जिसे कहते हैं वो है, जहाँ पे मतलब ज़्यादा जिसको वोट आए या जिसके खाते में ज़्यादा बैलेट पेपर्स आ गए तो वो जीत जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ये एक हिस्सा है। तो वो आखिरी दिन ही हमें देखने को मिलेगा जब रिजल्ट्स आए कि कौन जीत के सामने आया है, कौन नहीं। तो आप इस बात से खुश हैं कि कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार के सामने इंडिपेंडेंट खड़े हों, वोट कट जाए बट जाए, और ये इज़ इट गुड थिंग? ये वोट कटने बटने की बात नहीं है। अगर मुझे लगता है, मैं तो मतलब पहले से ही कह रहा था जब से ये मैंडेट नहीं आए थे तब भी मैं लोगों को कह रहा था कि अगर करगिल में मैंडेट आए तो लेह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होगा और लेह में आए तो करगिल से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होगा। आप देख सकते हैं कि JNK में मतलब जब से लद्दाख में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं तब से जब भी JNK में किसी भी दो पार्टी के वहाँ पे अलायंस बने और उन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया और लद्दाख आते ही वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम वहाँ पे अटक जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, कभी भी एक मैंडेट वाला एक कैंडिडेट वो लोग लद्दाख से निकालेंगे, चाहे NC का हो, कांग्रेस का हो, मेजरली इन्हीं दोनों का रहा है। और अगर करगिल में से NC को मैंडेट दिया तो लेह से इंडिपेंडेंट निकल जाता था। अगर लेह में किसी का कांग्रेस ज़्यादातर या कांग्रेस देता था मोस्टली और हमेशा, अगर वहाँ पे मैंडेट दिया तो करगिल से इंडिपेंडेंट, उनके साथ साथ और भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता था लेह से ही, करगिल से ही। तो ये चीज़ वहाँ चलता आया हुआ है। वहाँ की जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है वो मतलब बहुत ही वेग है, जिसको समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेट है। बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें, सिर्फ लेह वर्सेस करगिल या मुस्लिम वर्सेस बुद्धिस्ट ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत सारे और फैक्टर्स है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के रोल और रिलीजन और रीजन को लेके सिर्फ यही 2-4 चीज़ें नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उसकी वजह से ये हमेशा चलता आया। तो और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मैंडेट इस साइड आया तो उस साइड से, उस साइड आया तो इस साइड से कोई ना कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निकलने वाला है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर अकबर जी, चुनाव तो फिर उन्हीं मुद्दों पे हो रहा है ना जिन पे पिछले 50 साल से होता रहा है। वो मुद्दे तो गायब हो गए जिन पे वो लोग एजिटेट कर रहे थे। जो लोग एजिटेट कर रहे थे, एजिटेशन वही आगे ना, करगिल ले करगिल ये करगिल। मैं एक बात बताता हूँ आपको, ले करगिल करगिल ले वाली चीज़ जो है, या आप इसको अगर ऐसे रंग देना चाहते हो तो वो चीज़ तो पहले से था, अब भी है। ठीक है, अभी है लेकिन अब आप इस चीज़ को भी देखिए, अगर एपेक्स बॉडी और KDA को देखिए, ये दोनों भी अलग अलग दो संस्था बने हैं, एक लेह में एक करगिल में। वो दोनों कोऑर्डिनेट होके साथ में आके लद्दाख के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इन दोनों की मतलब ऐसी सहमति नहीं है कि दोनों मिलकर एक ही मतलब एपेक्स बॉडी फॉर लद्दाख करके कोई बना है। एपेक्स बॉडी फॉर लेह है, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं तो वो रहेंगे। और आप कह रहे हैं कि मतलब पहले के जो घिसे पिटे, अगर वो हम कहें मतलब रिलीजन को या रीजन को, अगर वो मतलब मेजर फैक्टर लेके हम सामने आए तो ऐसी चीज़ नहीं है। रिलीजन और रीजन या मतलब आपकी आइडेंटिटी हो, चाहे रिलीजियस हो, कल्चरल हो, या कोई एक मतलब छोटे से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए वो आइडेंटिटी हो, तो वो तब भी आपका पार्ट था, अब भी आपका पार्ट है। ठीक है, वो आपको इफेक्ट करेंगे। नहीं, लेकिन राजनीति तो उन पे नहीं होनी चाहिए ना। राजनीति तो डेवलपमेंट की होनी चाहिए, रिलीजन पे राजनीति थोड़ी करनी चाहिए। अभी तो मैनिफेस्टो आया नहीं ना सर। नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए ब्रदर, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि राजनीति हो और उसमें रिलीजन के आधार पे राजनीति हो? ऐसे है कि यूनानिमिटी जो है वो, राजनीति तो आप भी चाहते हैं ना विकास पे हो, विकास पे होंगे, है ना, विकास पे होंगे, डेवलपमेंट के एजेंडे पे राजनीति होनी चाहिए ना ब्रदर। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में किसी को जिताने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको जिताने के बाद लोग उसको कितना फॉलो करते हैं, उसको कितना उस पर प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, अब विकास के लिए दोनों के ऑलमोस्ट आप देख लीजिए,
अभी आने वाले हैं जो क्या मैंडेट्स आप सही आएंगे, कह रहे हो। मैंडेट्स आएंगे, मैं ठीक कह है। रहा हूँ, हम लोग वही कह रहे हैं, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि राजनीति खराब किस्म की हो रही है, अच्छी राजनीति होनी चाहिए। अच्छी राजनीति है कि जब विकास एक एजेंडा हो जिस पर हर इलाके का आदमी विकास के नाम पर वोट डाले, लोगों को इस बात का भरोसा हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम करेगी, ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम नहीं करेगी। नहीं, वो मुद्दा है, पहली प्रायोरिटी में वो मुद्दा है, या पहली प्रायोरिटी में आज भी रिलीजन और रीजन है? मेरा ये सवाल है। पहला दूसरा कोई हायरार्की नहीं होंगे। पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स अच्छा पॉलिटिक्स बुरा पॉलिटिक्स नहीं होता है, सब अपना कनिंग गेम खेलते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरी ये है कि मतलब हम ये हमारे डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स है वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब एड्रेस करेंगे उसको हम। लेकिन इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि पिछले 70 सालों से जो चीज़ इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है वो इस बार ना रहे, ऐसा नहीं सोच सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है, सिर्फ डेवलपमेंट को लेकर, डेवलपमेंट के लिए सारे बात करेंगे। वहाँ कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं मतलब वहाँ पे ये वाले रिलीजन के ट्रिम उस वाले रिलीजन के ट्रिम उसके लिए काम करेंगे, वो तो कोई भी नहीं कहेंगे। ठीक कैंडिडेट है, फिर तो बीजेपी को बदलने की क्या जरूरत है? हाँ, अब उनकी जो काम थे, अगर सारे करेंगे तो ये ठीक ही चल रहा है। ये रीजन में आके चेंज हो जाता है ना सर। बीजेपी जिस तरह से मेन लैंड इंडिया में जिस तरह से राजनीति कर रही है उस तरह से लद्दाख में नहीं कर पाएगी वो, क्योंकि लद्दाख में हिंदू मेजोरिटी नहीं है, वहाँ पे डायनेमिक्स अलग है। तो इसीलिए जिस तरह से जो खेल खेलता है बीजेपी इंडिया में, मेन लैंड इंडिया में, वो लद्दाख में नहीं चलते। अभी आप जिस तरह से बात कर रहे हो, जैसे कि अभी लद्दाख में जिस तरह से कैंडिडेट्स अभी निकला है, किसी ने भी अभी मजहब के नाम पे अभी तक कोई बात नहीं की है। तो ये लद्दाख में, हाँ ये बात सही है, एक नुआंस तरीके से अपने वोट को ग्रैब करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे सामने आके इस तरह से खुला नहीं बोलते हैं। जी। और जिस तरह से भाई अकबर ने भी कहा कि बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स है कि उन फैक्टर्स पे भी काम करना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं वो भी रिजल्ट्स को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस इफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।